गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल वे में। छोटा सा पॉइंट है अपना ये, और पूरी यूनिट है, वैसे यूनिट ये यूनिट नंबर 4 पे आता है, लेकिन अपने प्यारा स्टूडेंट है हरिओम, उसने बताया था कि ये कराना है, तो उस हिसाब से अपने करवा रहे हैं। करवा इसको इस तरह नहीं कि दोनों मीडियम का बच्चा भी देख लेगा और आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, नोट्स भी थोड़ा बनाता चलेगा अपने बच्चा और समझ भी लेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें नोट्स भी बना लेना और इसको समझते हुए चलना, कोई भी वाली बात नहीं है, ठीक। दोनों लैंग्वेज में हमें काम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है अपना, ये इलास्टिसिटी पे बेस्ड चैप्टर है। किस पर बेस्ड चैप्टर बेटा ये? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी पर बेस्ड चैप्टर का मतलब ये है कि इस चैप्टर को सामान्य में सिंपल में लिख सकता हूं मैं कि पदार्थ के प्रत्यास्था गुण के बारे में। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्था, तो प्रत्यास्था के ऊपर ये अपना चैप्टर है, ठीक। देख लो वो तो बता रहे थे फटाफट। इसमें अपने को पढ़ना है किसके बारे में? पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण। इंग्लिश में अपन इसको सिंपल कह सकते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये डाल देना आप पहले, मैं देख लेता हूँ कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। सही है, सही चल रहा है कैमरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण। ये आप डाल देना हेडिंग, पदार्थ के प्रत्यास्थ गुण के बारे में, ठीक। ध्यान देखो, सबसे पहले आप एक सिंपल सी बात समझना। सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि हर एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सभी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। एटम जिनको अपन बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं उनको? परमाणु। जैसे मान लो कोई भी वस्तु थी, कोई भी ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट में ये दो अपने पास में मैंने ले लिए एटम। ये दो क्या है मान लो? एटम। उसके परमाणु हैं, पहला और ये दूसरा। दो नहीं होते तो बहुत सारे ही हैं, ये अपने को पता है, बहुत सारे उसमें होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु बहुत सारे होते हैं। कोई भी वस्तु पर बात करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करना है। तो अब उसमें कि इससे पहली बार मैंने बताई, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, उनकी अरेंजमेंट जो होती है बेटा, उनकी अरेंजमेंट एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट का मतलब यह है, जैसे मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी x मान लो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है। किसी भी ऑब्जेक्ट में ये जो एटम्स होते हैं, इन एटम्स की अरेंजमेंट होती है, तो ये अरेंजमेंट में एटम के बीच जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स रहने का मतलब कितनी रहती है? ये इतनी रहती है जिससे ये स्टेबल कंडीशन में रहे। स्टेबल कंडीशन को अपन सिंपल कह सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में रहे। किसमें रहे बेटा? इक्विलिब्रियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम को? साम्यावस्था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस इतनी होती है कि वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब जब मान लो कोई बाहर से इस पर फोर्स लगाता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, तो जब कोई इस पे हिंदी में है ना
एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? बाह्य बल। तो जब कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर क्या होगा, और समझना, पहले तो एक बात समझना, क्या तो आप इनको मानो एटम या आप इनको मानो मॉलिक्यूल, या तो बेटा आप इन दोनों को क्या मानो? एटम, या आप इन दोनों को क्या मानोगे? मॉलिक्यूल। अगर आप इन दोनों को एटम मानते हो तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, अंतः आणविक बल। अगर आप इन दोनों को देखो, दो होते हैं, एक तो होता है अंतः आणविक बल और एक होता है अंतः परमाणविक बल। अंतः आणविक बल का मतलब क्या है? इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। और अंतः परमाणविक बल, इसका मतलब क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्स। तो सबसे पहले तो अपन इसी के बारे में लिख लेंगे कि भी अंतः आणविक बल क्या होता है, अंतः परमाणु बल क्या होता है, ये पता होना चाहिए पहले तो। अंतः आणविक बल मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स, मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं। अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे अंतः आणविक बल कहते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स को क्या बोलेंगे अपन? फोर्स एक्टिंग बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स। परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल इंटर एटॉमिक फोर्स कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये इंटर मोलिकुलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स की नेचर कैसी होती है। नेचर का मतलब ये बेटा, ये एट्रैक्टिव होते हैं कि ये रिपल्सिव होते हैं। अरे ये बात समझ में? सबसे पहले अपने को क्या सीखना है बेटा? सबसे पहले अपने को सीखना है इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मोलिकुलर फोर्स को अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है? एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स इंटर एटॉमिक फोर्स कहलाता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स इंटर मोलिकुलर फोर्स कहलाता है। मैं दोनों को हिंदी में बता देता हूं। परमाणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतः परमाणविक बल कहते हैं और अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतः आणविक बल कहा जाता है। ठीक, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमको ये चेक करना है कि ये जो फोर्स लगता है, ये जो बल लगते हैं, ये एट्रैक्टिव आकर्षण के होते हैं कि रिपल्सिव प्रतिकर्षण के होते हैं। तो ध्यान रखना, ये एट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये दोनों तरह के हो सकते हैं। अब कैसे समझते हैं? मैं बता रहा था कि ये हमने दो कोई भी एटम या दो कोई भी मॉलिक्यूल मान लिए। अब हमने मान लो इन पर बाहर से फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और एक्सटर्नल फोर्स की कंडीशन ऐसे है कि मैं आपको इसकी दो कंडीशन बताता हूं कि हमने इस पर फोर्स लगाया इस तरह से, हमने इन पर फोर्स किस तरह लगाया? इस तरह से। इस तरह मतलब हम इनके बीच को जो ये डिस्टेंस है इसको ज्यादा करना चाहते हैं। तो डिस्टेंस को ज्यादा करना है तो ये मान लो हमने डिस्टेंस कर दी x डैश। ठीक है बात? इसी तरह अगर मान लो किसी अदर पर्सन ने फोर्स लगाया और उनने इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया इस तरह से। आगे कंडीशन क्या है समझ में? तो कह रहा हूं मैं कि ये इस पे एक फोर्स को कैसे लगाया? इस तरह, एक इस तरह
कंडीशन ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये हमको दो एटम्स दिए हुए थे और ये दोनों एटम इक्विलिब्रियम में थे, साम्य अवस्था में थे। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये ऐसी डिस्टेंस है कि जब इतनी डिस्टेंस होती है तब ये स्टेबल होते हैं। अब जब इन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स हमने इस तरह लगाया कि हमारे फोर्स लगाने से, हमारे बल लगाने से इनके बीच की दूरी जो है वो ज्यादा हो गई, और एक हमने ऐसे लगाया कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब हमको दोनों कंडीशन में ये समझना है कि इस वाली में और इस वाली में, दोनों कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा, इंटर एटॉमिक या इंटर मोलिकुलर फोर्स काम करेगा। और हमको ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन में तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा और कौन सी सिचुएशन में वो फोर्स रिपल्सिव होगा। आई बात समझ में? बोलो भी, कंडीशन समझ में आ जाए ना? दोनों मीडियम के बच्चे ढंग से समझते जाना, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। मैं दोनों लैंग्वेज काम लेगा, समझ के क्या कह रहा हूं मैं? तो एटम्स आपको दिए हुए हैं, एटम मतलब परमाणु, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। और जब ये डिस्टेंस x होती है तब ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, स्टेबल कंडीशन में होते हैं, स्थायी अवस्था में होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन पर बाह्य बल लगाने की। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स, कि इन पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, वो लगने के दो कंडीशन है कि या तो वो इस तरह लगे, तो एटम या तो वो उनको पास लेके आए या वो उनको दूर लेके जाए। मैंने दोनों सिचुएशन दिखा दी कि दूर लेके गया तो ये डिस्टेंस, पास लाया तो ये डिस्टेंस। अब क्या होगा, जैसे ही आप इनमें कुछ चेंज करोगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन बदलोगे, इनका विन्यास परिवर्तित करोगे, तो क्या होगा, इनमें इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, इनमें इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज में कोई चेंज क्रिएट करते हैं, हमारी एक्सटर्नल एनर्जी से, हमारी एक्सटर्नल फोर्स से हम जब किसी चीज में कोई चेंज क्रिएट करते हैं, तो वो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सिस्टम जिसमें हमने चेंज क्रिएट किया है, वो सिस्टम खुद ही अपने अंदर एक इंटरनल एनर्जी डेवलप करवाता है, एक इंटरनल फोर्स डेवलप करवाता है, और उस इंटरनल एनर्जी से वो अपने आप को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपनी प्रारंभिक विन्यास में लाने का ट्राई करता है कि वापस वो उसी कंडीशन में आ जाए। तो अब वो उसकी इंटरनल फोर्स, उसका आंतरिक बल, वो किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा कि वापस उसको पहली जैसी कंडीशन में ले आए। तो अब मैं इसमें जो दिखाऊंगा आपको डायरेक्शन दिखाऊंगा इंटरनल फोर्स की, कि यहाँ पे, यहाँ से जब यहाँ आया गया ये, तो डिस्टेंस को ज्यादा कर दिया गया, तो इसमें अंदर से एक फोर्स डेवलप होगा जो इसको वापस से डिस्टेंस को कम करना चाहेगा, और उस फोर्स को मैं लिख रहा हूं, मान लो सिंपल F। वो F फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे मतलब एट्रैक्टिव, आकर्षण का। आकर्षण का ही क्यों लगा, एट्रैक्टिव ही क्यों लगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम होकर वापस से ये स्टेबल कंडीशन को गेन करना चाहेगा, प्राप्त करना चाहेगा। और इस कंडीशन की अगर बात करूं तो यहां से यहां आए तो इनमें डिस्टेंस कम हो गई है, अब इनमें एक ऐसा फोर्स डेवलप होगा कि ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, तो इनमें इस तरह से रिपल्सिव फोर्स जो है डेवलप होगा। इसमें प्रतिकर्षण का बल आएगा, इसमें अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। आई बात समझ में इतनी?
अब ध्यान समझना, यहां पे मैं दो फोर्स की बात कर रहा हूं, यहां मैं दो फोर्स की बात कर रहा हूं। कौन कौन से दो फोर्स की बात कर रहा हूं? एक फोर्स तो मैं वो बात कर रहा हूं जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, और एक फोर्स की मैं वो बात कर रहा हूं जो इसमें अंदर खुद ही डेवलप होता है। हम जो बाहर से फोर्स लगाते हैं उसे मैं बोलता हूं एक्शन, और जो ये अंदर डेवलप हुआ ये क्या है? रिएक्शन। जो हमने बाहर से लगाया ये क्या है बेटा? एक्शन, और जो अंदर हुआ ये क्या है? रिएक्शन। अंदर का रिएक्शन कैसा हो रहा है? अंदर का रिएक्शन इस तरह का होगा, अंदर का रिएक्शन फोर्स इस तरह का होगा कि वापस उसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ले आए। इस कंडीशन में कैसा है वो? एट्रैक्टिव है, क्योंकि ये दूरी बढ़ी थी तो दूरी कम कर लेगा, पास बुला देगा। इस कंडीशन में कैसा है वो? रिपल्सिव है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो अंदर का फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है, इस इंटरनल फोर्स को अपन कहा कहते हैं बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो अंदर का फोर्स लगता है इसको बोलते हैं अपन रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब प्रत्यानन बल। ठीक, और ये जो बाहर का फोर्स लगाते हैं अपन जिससे चेंज क्रिएट होता है, इसे कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी कि विरूपण बल या विरूपक बल। आ रही है बात समझ में? ये दो फोर्स, अंदर वाला जो लगा रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स है, जो एक्शन हमने किया वो डिफॉर्मिंग फोर्स। आ रही है कंडीशन समझ में? भी क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बोलो। अरे बोलो, क्या बात है इसमें कि हम जो बाहर से हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स से कुछ चेंज क्रिएट होता है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है, विन्यास बदल जाता है, शेप साइज बदल जाते हैं, तो उस फोर्स को अपन कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया वह फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया वह फोर्स जिससे उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में एक चेंज क्रिएट होता है, उस फोर्स को कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर चेंज क्रिएट ना हो तो फिर वो डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होता, केवल फोर्स है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले दो बात समझनी है। डिफॉर्मिंग फोर्स एक बार बता देता हूं कि हम जो बाहर से फोर्स लगाते हैं और अगर हमारा फोर्स उस चीज में चेंज क्रिएट करता है तो उस फोर्स को अपन कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स ये है कि हमने जो फोर्स लगाया इस एक्शन के कारण उसके अंदर जो रिएक्शन हुई उस रिएक्शन का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, जो इंटर एटॉमिक भी हो सकती है, इंटरमोलिक्यूलर भी हो सकती है, एट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। बस होगी इस तरह से कि वापस से ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, स्टेबल कंडीशन में लेके आने का काम करती है। ठीक, तो सबसे पहले तो हेडिंग आती है बेटा रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। ये रेट करता हूं मैं। सबसे पहले आपको दो हेडिंग डालनी है, देखो बताता हूं क्या क्या। सबसे पहली हेडिंग क्या आती है बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब विरूपक बल। सेकंड क्या आती है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब प्रत्यानन बल। ठीक, इसके बारे में पहले लिखवा रहा हूं इंग्लिश में।
व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? पहले आप खुद सोच के देखो एक बार अपने आप में, सब बच्चे जिसने समझा है, जिसको समझ में आया, तो डिफाइन करके देखो इसको अपने दिमाग में किस तरह डिफाइन करोगे। डियर स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स एंड हाउ कैन यू डिफाइन डिफॉर्मिंग फोर्स? Think about definition of reforming and restoring force. ठीक, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम को बच्चा सुने, बता रहा हूं डेफिनेशन, लिख भी लेना उसको। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स विच क्रिएट एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स विच क्रिएट एनी चेंज, external force which create any change in configuration of any object is called deforming force, is called deforming force। हिंदी मीडियम का बच्चा लिखे, बाह्य बल जो किसी वस्तु के विन्यास में परिवर्तन करता है। बाह्य बल जो किसी वस्तु के विन्यास में परिवर्तन करता है उसे विरूपक बल कहते हैं, उसे विरूपक बल कहते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको कि वह प्रतिक्रियात्मक बल, वह प्रतिक्रियात्मक बल। प्रतिक्रियात्मक मतलब रिएक्शन वाला। कैसा? रिएक्शन, वो एक्शन था, ये रिएक्शन है। कहां आएगा? ऑब्जेक्ट में, अंदर की बाहर? अंदर डेवलप होगा। क्या करेगा काम? उसको वापस से ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की प्रयत्न करेगा। ठीक, लिखो इंडियन में लिखो, वह प्रतिक्रियात्मक बल, वह प्रतिक्रियात्मक बल जो वस्तु को प्रारंभिक विन्यास में लाने का प्रयत्न करता है, जो वस्तु को प्रारंभिक विन्यास में लाने का प्रयत्न करता है। प्रारंभिक विन्यास में लाने का प्रयत्न करता है, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिखिए आप, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स विच ट्राइज, रिएक्शन फोर्स विच ट्राइज टू रीगेन original configuration, to regain original configuration of object, to regain original configuration of object is called restoring force, is called restoring force। समझ गए होंगे बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं कि अपन बल लगाते हैं, हमने फोर्स लगाया, चेंज हुआ, तो उस फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स, और हमारे फोर्स के कारण उसके अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, जो आंतरिक बल उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रत्यानयन बल। ठीक, अब समझना, इनके बेस पर तीन तरह की ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी है। इनके बेस पर तीन तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी आपको करनी है। कौन कौन से तीन तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं बेटा? पहला, एक ऑब्जेक्ट इस तरह का कि जैसे मान लो मैंने चेंज किया और मेरे चेंज के बाद उसके अंदर एक इंटरनल प्रत्यानयन बल डेवलप हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल शेप में वापस ले आता है, अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल शेप में वापस ले आता है, तो उस ऑब्जेक्ट को अपन कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट।
क्या बोलते हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक ऑब्जेक्ट मतलब कि हमने चेंज किया, उसमें चेंज कर दिया, उसमें अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स आया और वापस से उसको पहले जैसे शेप में ले आया, तो उसको बोलते हैं अपन कौन सा ऑब्जेक्ट? इलास्टिक। जैसे जनरल रबड़ में होता है, रबड़ में थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया तो वापस पहले से बन जाता है। रबड़ वाला जो एग्जांपल है वो इलास्टिक का ही है कि रबड़ खींचा, थोड़ा सा खींचा, फिर छोड़ दो, फिर रबड़ वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस से पहले जैसी शेप में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ले आता है, उसको अपन कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कि रिस्टोरिंग फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट वापस पहले जैसी हो गई, उसका नाम इलास्टिक। अगला, रिस्टोरिंग फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं हो पाई, थोड़ा सा उसमें अभी भी डिफॉर्मेशन है, अभी भी उसमें गड़बड़ है। यानी कि अगर बिल्कुल पहले जैसी हो जाए तो इलास्टिक, अगर बिल्कुल पहले जैसी नहीं हुई, चेंज तो हो गया लेकिन पहले जैसी नहीं हुई, तो उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक वस्तु, प्लास्टिक वस्तु। ठीक, दो समझ में आ गए कि पहला हमने दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने चेंज किया, रिस्टोरिंग फोर्स लगा और अगर ऑब्जेक्ट वापस पहले जैसी हो जाती है, जैसी पहले थी वैसी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और अगर पहले जैसी नहीं होती है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका एग्जांपल रबड़ ले लो, इसका एग्जांपल पॉलीथीन। पॉलीथीन में अपन ने चेंज किया, चेंज हो गया लेकिन वापस पहले जैसी नहीं हो पाई, तो उसका नाम क्या हो गया? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। अगर वापस पहले जैसी हो गई तो इलास्टिक, नहीं हुई तो प्लास्टिक। एक बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जिसमें चेंज ही नहीं होता है, कितना ही दम लगाओ चेंज ही नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं दृढ़ वस्तुएं। क्या बोलते हैं? दृढ़, मजबूत वस्तुएं, रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट। ठीक, वैसे तो ये सब मैंने बता दिया क्या क्या कहानी है। वैसे तो देखो बेटा ये सब चीज बता रहा हूं ना, मैं 11th में आती है पढ़ने में, ठीक है, लेकिन अभी अपन जो पढ़ रहे हैं तो वापस एक बार से सीखना थोड़ा सा जरूरी। शुरू से ऐसे शुरू होता है, यहीं से पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक, देखो इलास्टिक ऑब्जेक्ट मतलब चेंज किया, वापस पहले जैसी हो गई तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट मतलब चेंज किया, वापस पहले जैसी नहीं हुई, तो कौन सा हो गया वो? प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं हुआ, कितना ही दम लगा लो चेंज ही नहीं हुआ, उसको बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट। दुनिया में ना तो कोई होता है कंप्लीट इलास्टिक, ना कंप्लीट रिजिड, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें चेंज नहीं हो सकता। अगर हौसले बुलंद हो तो हर चीज में चेंज हो जाता है, चेंज हम हर चीज में क्रिएट कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रिजिड नहीं होता और कोई भी वापस पहले जैसा हो जाए, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली कभी इलास्टिक नहीं होता। एक लिमिट तक इलास्टिक ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिमिट तक रिजिड ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे, उससे पहले लिखा देता हूं ये मैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक ऑब्जेक्ट लिखो हिंदी मीडियम। यदि प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु पुनः प्रारंभिक विन्यास में आ जाती है, यदि प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु पुनः प्रारंभिक विन्यास में आ जाती है तो उसे प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तथा इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, इंग्लिश मीडियम लिख लो। इफ
if object regains original configuration, object regains original configuration due to restoring force, then it is called elastic object, and property is called elasticity. Okay students, now we will talk about plastic object. हेडिंग डालो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, लिख लो हिंदी मीडियम। यदि प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं कर पाती है, प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसे प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, और इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट गेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, then it is called plastic object, and its property is called plasticity. ठीक, हेडिंग डालो दृढ़ वस्तुएं, लिखो इंग्लिश मीडियम हिंदी में लिख लो, यदि बाह्य बल के कारण वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे दृढ़ वस्तुएं कहते हैं, और इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। ठीक, लिख लो इंग्लिश में लिख लो, इफ no change develop in object due to external force, then object is called rigid object, and this property is called rigidity. ठीक है बेटा, ये तो इसकी बात हुई। ठीक, अब देखना, अब अपना बात करेंगे बेटा किसकी, प्रतिबल की। प्रतिबल मतलब होता है बेटा स्ट्रेस। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेस। ये क्या होता है, देखो बहुत सिंपल बात, आप तो ध्यान रखो, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक, समझाता हूं, देखो कैमरा चल रहा है, समझ लो कि कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु पर चल रहा है कैमरा अपना, कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु पर जो एक्सटर्नल फोर्स अपन लगाते हैं, उसके बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपन एरिया, ऐसा होता है प्रेशर, दाब, बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, सिमिलर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, दोनों में क्या पड़ेगा इसका, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक, तीन तरह का होता है बेटा, 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक तो होता है जो कि
वायर के जैसे ऑब्जेक्ट में डेवलप होता है। किसमें? वायर के जैसे ऑब्जेक्ट में डेवलप हो, उसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। किसमें? वायर था, उस वायर में कोई अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स लगा तो उसका फोर्स अपॉन एरिया, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। वॉल्यूम, आयतन की बात हो रही है, उसको बोलते हैं आयतन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। ठीक, नॉर्मल भी बोल देते हैं। सेकंड नंबर आता है नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर इसको बोल दो वॉल्यूम स्ट्रेस, हिंदी में बोलते हैं आयतन या अभिलंब प्रतिबल, आयतन या अभिलंब। स्फीयर ऑब्जेक्ट मान लो, कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, गोल गोल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल। उसमें जो स्ट्रेस लगती है उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। देखो, वायर में चेंज किया तो जो स्ट्रेस लगी उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज किया तब जो स्ट्रेस लगी उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। थर्ड नंबर पे आता है टेंजेंशियल, दिख तो रहा होगा ना बोर्ड पे, स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। ये कौन सा होता है? टेंजेंशियल। ये होता है एक ऐसा स्ट्रेस कि ऑब्जेक्ट की केवल शेप में चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? शेप में, केवल शेप में चेंज क्रिएट हो, साइज में कोई चेंज क्रिएट ना हो, उसको बोलते हैं, तब जो स्ट्रेस उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, समझ लो एक बार क्या है, फिर मैं समझा देता हूं और लिखवा देता हूं। समझ जाओगे? स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, वर्ग बटे क्षेत्रफल को स्ट्रेस बोलते हैं। वायर में चेंज किया तब जो स्ट्रेस लगी उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। वॉल्यूम में चेंज किया तब जो स्ट्रेस लगी उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और टेंजेंशियल मतलब एक ऐसा स्ट्रेस हुआ, एक ऐसा चेंज हुआ जिसमें शेप नहीं बदली, केवल साइज नहीं बदला, केवल शेप बदली। क्या बोल गया मैं? समझना, टेंजेंशियल मतलब साइज नहीं बदला, केवल शेप बदली, केवल शक्ल बदली, उसको बोलते हैं, तब जो स्ट्रेस उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक, लिखते हैं। अब इसको लिखना किस तरह बता देता हूं। फर्स्ट हेडिंग डालो स्ट्रेस, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस, प्रतिबल डालो बेटा, फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डालो प्रतिबल, स्ट्रेस। इसकी डेफिनेशन लिख लो इंग्लिश मीडियम। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। हिंदी मीडियम लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रतिबल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। हिंदी में बच्चे लिखो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। लिख लिया दोनों मीडियम ने। फिर लिख लेना फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बराबर होता है बेटा F अपॉन टी, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक यूनिट आ जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कितना लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट इतना। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। फॉर्मूला F अपॉन A, फॉर्मूला आएगा बेटा F अपॉन A, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
प्रतिबल के प्रकार, इसमें लिख लो 3 तरह का होता है। लिख लो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नाम लिख लो तीनों के बेटा। पहला आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्घ्य प्रतिबल। दूसरा लिखो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोलते हैं, आयतन या अभिलंब प्रतिबल। ठीक। और तीसरा लिख लेना टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। ये लिखना पड़ा। तीनों का नाम लिख लो और इन तीनों में फर्स्ट हेडिंग डाल देना फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लिखो बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल। ठीक, ध्यान दो। फर्स्ट हेडिंग डाल दी आपने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। कौन सा होता है? सिंपल लिख देना अकॉर्डिंग टू फिगर, यानी बेटा चित्रानुसार। चित्रानुसार मान लो एक वायर है, उस वायर में हमने चेंज किया, उस पर फोर्स लगाया F, ये वायर था मान लो, इस वायर पे अपन ने फोर्स लगाया F और इसमें चेंज हो गया और इसका कंडीशन इस तरह से हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ क्या हुई? बढ़ गई, इस तरह से हो गया वायर। ठीक, तो इसकी लेंथ में चेंज हुई। जैसे मान लो इसकी लेंथ पहले थी L और अब इसकी लेंथ हो गई, मान लो लेंथ L थी, अब इसमें चेंज हो गया L, छोटे पहले L लेंथ थी इसकी, पहले इसकी लेंथ कितनी थी मान लो बेटा L, पहले L लेंथ थी, कितनी हो गई? L चेंज हो गई। ठीक, तो इसमें जो आएगा स्ट्रेस उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F/A, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। आप लिख सकते हो थ्योरी में कि when we create change in a wire then stress is called longitudinal stress. If we create change in a wire then stress is called longitudinal stress. या आप ऐसे लिख सकते हो if we create change in length of a wire, if we create change in length of a wire then stress is called longitudinal stress. यदि हम तार की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, यदि हम तार की लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिबल को अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। फॉर्मूला F/A चित्र बना लो। यदि हम तार की लंबाई में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो प्रतिबल को अनुदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। ठीक, सेकंड नंबर लिखो। सेकंड नंबर ध्यान दो, फटाफट बोल देता हूं। सेकंड नंबर आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। समझ जाना, लिखूंगा हम, बोल मजा। नॉर्मल स्ट्रेस आयतन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। जैसे ये एक अपने पास में ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने प्रेस किया इस तरह से, बॉल है ये, इसको अपन ने इस तरह किया, प्रेस किया, दबाया, ये छोटी हो गई, इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो अब इसमें जो स्ट्रेस काम करेगी उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। डेफिनेशन लिख लेना, व्हेन वी क्रिएट चेंज इन वॉल्यूम, व्हेन वी क्रिएट चेंज इन वॉल्यूम देन स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। जब हम आयतन में परिवर्तन करते हैं तो प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक, लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो ये। जब हम आयतन में परिवर्तन करते हैं
तो प्रतिबल को अविलंब प्रतिबल कहते हैं। When we create change in volume, then stress is called normal stress। ठीक, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर आता है बेटा शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्शी प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल। ये कैसे होता है बेटा, देखो बताता हूं। जैसे मान लो ये मान लो कोई भी क्यूब जैसी शेप है, कैसी शेप है बेटा, क्यूब जैसी शेप। अब इसमें हमने इस तरह फोर्स लगाया कि नीचे वाली सरफेस तो फिक्स रहे, ऊपर वाली सरफेस आगे बढ़ जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं बेटा मैं? क्यूब जैसी शेप है, नीचे वाली सरफेस को चिपका दिया, चलनी नहीं चाहिए, और नीचे वाली के ऊपर वाली पर टचिंग टेंजेंशियल स्पर्शी फोर्स लगाया, बल लगाया इस तरह से, तो क्या होगा, ये जो दीवारें हैं ये झुक जाएंगी, ये ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी, 90 डिग्री वाला 90 डिग्री का एंगल बदल जाएगा। ठीक, तो कंडीशन इस तरह हो जाएगी, इस पर फोर्स लगाया उस तरफ F, नीचे वाली को फिक्स रखा, ऊपर वाली पर टचिंग फोर्स लगाया, ये दीवार आगे हो जाएगी, इस तरह की कंडीशन बनेगी, ये दीवार आगे चल जाएगी, इस तरह की कंडीशन कुछ क्रिएट होगी। देखो ध्यान से, देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। पहले वाला क्यूब आपको दिख रहा है, दिख रहा है, अब क्या हुआ, अब कंडीशन इस तरह की बन गई। देखो ध्यान से, अब ये कंडीशन बन गई। पहले क्यूब, वीडियो को पीछे लो, घुमाओ, बैक करो वीडियो को, देखो ध्यान से। पहले क्यूब जैसा था, मैंने क्या किया, नीचे वाली को रेस्ट में रखा, ऊपर वाली पर टच फोर्स लगाया, तो दीवारें झुक गई। ये लाइन कभी जो अभी टेढ़ी दिख रही है, ये लाइन पहले इस तरह सीधी हुआ करती थी, ये लाइन पहले इस तरह से सीधी हुआ करती थी, इस तरह, और ये कुछ एंगल से झुक गई। ये जो एंगल है, मान लो इस एंगल को लिखा मैंने फाई, ठीक, पहले ये 90, ये लाइन को देखो, ये लाइन पहले सीधी होती थी, ऊपर किसी ने फोर्स लगाया तो ये टेढ़ी हो गई, ये झुक गई, तो ये जितने एंगल से झुकी, ये एंगल जो होता है फाई, इस एंगल फाई को कहा जाता है शेयरिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? शेयरिंग एंगल, अपरूपण कोण। क्या बोलते हैं इसको बेटा? अपरूपण कोण। मान लो वो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है l, वो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है l, तो आपको पता है बेटा एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो एंगल इक्वल होगा किसके? आर्क अपॉन, आर्क कितनी है सामने वाली, आर्क की तरह काम करेगी, x अपॉन लेंथ l, ठीक, ये फाई का फॉर्मूला है। और स्ट्रेस जो काम किया यहाँ पे, उस स्ट्रेस को कहते हैं बेटा शेयरिंग स्ट्रेस, फॉर्मूला F अपॉन K। वापिस देख लेना, वीडियो पीछे ले लेना, डायग्राम देखना क्यूब का, वो क्यूब था, नीचे वाली को रेस्ट में रखा, ऊपर वाली पर इस तरह टचिंग फोर्स लगाया। अब जो टचिंग फोर्स लगाया उससे क्या हुआ, जो दीवारें सीधी थी वो झुक गई, दीवार सीधी थी वो झुक गई, कितने एंगल से झुकी, उस एंगल को मैंने लिखा फाई, इसको बोलते हैं शेयरिंग एंगल, फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस से x अपॉन l, फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन A। अब क्या होगा, इसकी ना तो बेटा साइज बदलेगा, इसकी केवल शेप बदलेगी, और इस स्ट्रेस का नाम है शेयरिंग स्ट्रेस। कि अगर हम ऐसा चेंज क्रिएट करें जिसमें क्या होगा, केवल और केवल क्या बदलनी चाहिए, शेप, आकृति। लिखो, इफ ओनली शेप विल चेंज, इफ ओनली शेप विल चेंज, then stress is called shearing stress, then stress is called shearing stress, and it is also called tangential stress,
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों बोला? क्योंकि टेंजेंट फोर्स लगाया। हिंदी मीडियम, यदि केवल आकृति में परिवर्तन हो, यदि केवल आकृति में परिवर्तन हो तो प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल को अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। इसे स्पर्शी प्रतिबल भी कहते हैं। इसे स्पर्शी प्रतिबल भी कहते हैं। स्पर्शी क्यों कहा? स्पर्शी बल लगा। नोट करें कंप्लीट फटाफट। ठीक है, मैं देख लेता हूं कैमरा चल रहा है, चलना चाहिए कैमरा, चल रहा है कैमरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आगे समझते हैं बेटा, देखिए आगे ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा किसका? स्ट्रेन, विकृति। ये क्या होती है बेटा? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये फॉर्मूला होता है। विकृति बराबर होती है विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास। लिखो फटाफट। मतलब समझा दूं, सिंपल सा मतलब है कि हमने फोर्स लगाया, कितना चेंज हुआ बटे पहले का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रेशियो, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, विन्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विन्यास का अनुपात। विन्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विन्यास का अनुपात विकृति कहलाता है। विन्यास में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विन्यास का अनुपात विकृति कहलाता है। इंग्लिश में लिख लो, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। The ratio of change in configuration and original configuration is called strain. The ratio of change in configuration and original configuration is called strain. ठीक, नोट करो, नोट कर लो ये। ठीक, लिख लेना। यूनिट लेस होती है, मात्रकहीन होगी, कोई मात्रा नहीं। फिर हेडिंग डालना स्ट्रेस। फिर हेडिंग डालो, नहीं स्ट्रेस नहीं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, विकृति के प्रकार। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान देना। हेडिंग डालना विकृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तीन होती है बेटा ये भी। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, वहां का खत्म, दूसरा लेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको अपन कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। सेकंड नंबर पे आती है बेटा नॉर्मल या वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन या अभिलंब विकृति। थर्ड नंबर पे आती है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण या स्पर्शी विकृति। नाम लिख लो फटाफट तीनों के नाम लिख लो। लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य, नॉर्मल आयतन, टेंजेंशियल अपरूपण। फटाफट ये नाम लिख लो बेटा, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। कर लिया? ध्यान दो, देखो
फर्स्ट नंबर पे कौन सी आएगी बेटा? फर्स्ट नंबर पे आएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या होगी? हिंदी लिख लेना बेटा, अनुदैर्घ्य विकृति। सिंपल चित्र बनेगा कि एक वायर था, लेंथ थी L, किसी ने उस पर फोर्स लगाया और उसमें चेंज कर दिया, और उसकी जो लेंथ है वो पहले L थी और उसकी लेंथ L से अब उसमें छोटा L चेंज हो गया, स्मॉल L चेंज हो गया, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल होती है चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज हुआ L का, ओरिजिनल थी कैपिटल L। फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। नोट कर लेना, डेफिनेशन लिख लेना इंग्लिश में बच्चे। इफ वी क्रिएट चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, इफ वी क्रिएट चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, देन स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देन स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हिंदी में लिख लेना, यदि हम तार की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, यदि हम तार की लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो विकृति को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। तो विकृति को अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। कर लिया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति। डायग्राम सिंपल बन जाएगा स्फीयर का कि हमने ऐसे फोर्स लगाया और बॉल को पिचका दिया, छोटी हो गई। तो मान लो वॉल्यूम स्ट्रेन को किस तरह डिफाइन करेंगे अपन? चेंज इन वॉल्यूम, मतलब लिखो डेल्टा वी मींस चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परिवर्तन, प्रारंभिक मान लो लिख लेना। इफ वी क्रिएट चेंज इन वॉल्यूम, इफ वी क्रिएट चेंज इन वॉल्यूम, देन स्ट्रेन इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। देन स्ट्रेन इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, यदि हम आयतन में परिवर्तन करते हैं, यदि हम आयतन में परिवर्तन करते हैं तो विकृति को आयतन विकृति कहते हैं। डेल्टा वी मतलब आयतन परिवर्तन, वी मतलब प्रारंभिक आयतन। कंप्लीट कर दो फटाफट, ठीक? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, शेयरिंग स्ट्रेन, अपरूपण विकृति। सिंपल क्यूब वाला एग्जांपल चलेगा। ये क्यूब था, ठीक? हमने चेंज किया और चेंज किया तो देखो ये क्यूब था इस तरह से, चेंज किया मतलब हमने इस पर स्पर्शी प्रतिबल फोर्स लगाया इस तरह। ये दीवार आगे चली गई, ये भी आगे चली गई, ये ऐसे झुक गया, ये ऐसे झुक गया, और थोड़ा सा इसको और झुका देते हैं। देखो इस तरह झुकाएंगे, झुकाने में पैसे नहीं लगते, ध्यान देना। इस तरह से ठीक, इसको भेज दिया आगे, इसको भी भेज दिया आगे, इसको बढ़ा दिया ऐसे, इसको हटा दिया, इसको बुलाया यहाँ पे, इसको बुलाया, इसको पहुंचाया यहाँ पे, फिर ऐसे ये बन गया डायग्राम। ठीक, और ढंग से दिखाना आगे। ये पहले इस तरह से, ठीक है ना? पहले लाइन सीधी होती थी, ये भी पहले लाइन सीधी होती थी, अब झुक गई। जितने एंगल पे झुकी उस एंगल से डिफाइन करेंगे शेयरिंग स्ट्रेन को। शेयरिंग स्ट्रेन को बोलते हैं अपन
शेयरिंग एंगल। अपरूपण विकृति को दर्शाएंगे अपरूपण कोण से, फाई से, और फाई किसके बराबर आएगा बेटा, x/l। यही फॉर्मूला होता है। फाई ही क्या होती है, शेयरिंग स्ट्रेन। लिख लो, इफ ओनली शेप चेंजेस, इफ ओनली शेप चेंजेस, यदि केवल आकृति में परिवर्तन हो, यदि केवल आकृति में परिवर्तन हो, then strain is called shearing strain, then strain is called shearing strain। तो विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं, तो विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। फॉर्मूला लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसे फाई से दर्शाते हैं। इट इज कॉल्ड शेयरिंग एंगल, इसे अपरूपण कोण कहते हैं। इट इज कॉल्ड शेयरिंग एंगल एंड फॉर्मूला इज x/l, यूनिटलेस, मात्रा की बड़ा रहेगा। फिर खत्म, ध्यान दो। अभी के लिए काम करता हूं, इतनी छोड़ दूं, आगे बढ़ाऊं हैं। वैसे तो खैर आगे टाइम बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो। कितनी बढ़ गई देखता हूं मैं, ये बढ़ गई 1 घंटे 1 मिनट की बढ़ गई है, तो ज्यादा अपलोड नहीं होगी, 10 GB बन जाएगी, 10-12 GB की बन जाएगी। चलो कोई नहीं, पढ़ा जाता हूँ कभी। एक होता है पॉइजन रेशो, देख लो, एक होता है पॉइजन रेशो, वासो अनुपात, पॉइजन अनुपात। ये क्या होता है, इसमें यह बताया जाता है कि जैसे मान लो ये एक वायर था, लेंथ L थी, थिकनेस डायमीटर व्यास D था। जब आपने इसमें चेंज किया तो इसकी लेंथ के साथ साथ इसकी थिकनेस भी चेंज हुई। लेंथ में मान लो इसकी में चेंज किया आपने छोटा l, तो थिकनेस में चेंज हुआ स्मॉल d। कि जब किसी वायर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ तो चेंज होती है और उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस भी चेंज हो जाती है। ठीक, लेंथ में चेंज कहलाता है अल्फा। लेंथ में चेंज बताता हूं, देखो, एक तो होती है इसमें लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है इसमें L/L। अनुदैर्घ्य विकृति आती है इसमें L/L। लंबाई में चेंज हुआ, लेंथ में चेंज हुआ, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन L/L। इसको सिंबल दे रहे हैं, इसका सिंबल अपन दे रहे हैं अल्फा। क्या दे रहे हैं सिंबल इसका अपन, अल्फा। इसने बताया थिकनेस भी चेंज हुई और उस थिकनेस के चेंज को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। लिख रहे हैं बीटा से। कितनी चेंज हुई, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज हुई स्मॉल डी, ओरिजिनल थी कैपिटल डी, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सीधी सी बात है। पॉइजन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जब वायर की लेंथ को चेंज करते हैं तो उसमें 2 तरह की विकृति, 2 तरह की स्ट्रेन आती है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है, एक अनुदैर्घ्य विकृति आती है, और एक लेटरल स्ट्रेन आती है, एक पार्श्व विकृति। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पार्श्व विकृति। ठीक, और ये बीटा और अल्फा का रेशो कहलाता है सिग्मा। इन दोनों का रेशो सिग्मा होता है बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा। ये सिग्मा होता है पॉइजन रेशो। क्या होता है, पॉइजन रेशो। ठीक, हाउ कैन वी डिफाइन पॉइजन रेशो, लिखो इंग्लिश में बच्चे लिखो, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, the ratio of lateral strain and longitudinal strain is called Poisson ratio, is called Poisson ratio। पार्श्व विकृति और अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य विकृति, पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। सिग्मा से दर्शाते हैं। ये एक कंडीशन लिख लेंगे। इस सिग्मा की वैल्यू, एक तो वैल्यू इसमें जो अपन प्रैक्टिकल फॉर्मूलों से निकालते हैं, तो फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आती है बेटा -1 से लेके 0.5 के बीच में। लेकिन जनरली इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.2 से लेके 0.4। प्रैक्टिकल अगर फॉर्मूले देखेंगे तो फॉर्मूले से वैल्यू आती है -1 से 0.5, और जनरली लाइफ में कितनी वैल्यू होती है इसकी 0.2 0.4। ठीक, इतना कर लो कंप्लीट।
एक काम करता हूँ कि रोक देता हूँ उसको, फिर आगे पढ़ा दूंगा बाद में कल लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में एक तो पढ़ा दूंगा इलास्टिसिटी मॉडुलस, अभी पढ़ा चलो पढ़ाएगा, नोट करो इतना, जितना एक राउंड और खेल लेता हूँ, जितना होगा देखते हैं। हो गया इतना, ध्यान दो, एक राउंड और ले लेता हूँ, ध्यान देना बोलते हैं, ध्यान देना भी। अब थोड़ा आपको बता देता हूं मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तीन तरह के होते हैं ये, तीन तरह के होते हैं। एक होता है यंग मॉडुलस, यंग गुणांक, यंग गुणांक। एक होता है आयतन गुणांक, वॉल्यूम या बल्क मॉडुलस, इसको लिखते हैं बी से, इसको लिखते हैं वाई से, ठीक। एक होता है शेयरिंग मॉडुलस, जिसको अपन कहते हैं अपरूपण गुणांक, ईटा से लिखते हैं, नीटा, एन, एन लिख लो सिंपल, एन लिख लो, ईटा ईटा से लिखते हैं। होते क्या है बेटा ये क्या होता है, ई से लिखते हैं ई होता है बेटा हमेशा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी मॉडुलस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस, तीन तरह के मॉडुलस होते हैं, तीन तरह गुणांक होते हैं। कौन कौन से? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, डिनोटेड बाय वाई, बी एंड ईटा एंड वी कैन से नीटा, ठीक। ये किसका होता है रेशियो? ये होता है बेटा लेंथ, ये वायर वाला, किसका ये है बेटा वायर वाला, ये है बेटा वॉल्यूम वाला, ये है बेटा शेप वाला, ठीक। ये होता है, इसमें आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या लिख सकते हो आप? इसमें लिख सकते हो द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड वाई। अनुदैर्घ्य विकृति अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात वाई कहलाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है बेटा? फॉर्मूला बताओ। अब मैं थोड़ा इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी मीडियम टर्मिनोलॉजी वही लूंगा जो पहले काम में ले चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है बेटा एफ अपॉन ए और स्ट्रेन होता है बेटा एल अपॉन एल। दिस इज फॉर्मूला ऑफ वाई एंड बीटा विल बी इक्वल टू volume strain means F upon A and volume change means delta V upon V. This is volume stress, this is volume strain, and eta will be equal to, this is shearing stress and this is shearing strain. We can also write this F upon A, and because I explained that shearing modulus represented by phi angle, shearing angle, ठीक है बात बेटा? ये लिख लो फटाफट, बोल देता हूं मैं एक बार, आराम से सुन लेना ध्यान से। पहली हेडिंग है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसकी परिभाषा होती है बेटा प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी मॉडुलस। सिंबल होता है बेटा ई, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या आएगा फॉर्मूला? ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
कितने तरह के होते हैं ये? 3 तरह के। पहला कौन सा आएगा? यंग मॉडुलस। पहला कौन सा आएगा? यंग मॉडुलस। ये किसका होता है? वायर वाला, कि वायर की लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात y कहलाता है। रेशियो ऑफ longitudinal stress and longitudinal strain is equal to y। फॉर्मूला आ जाएगा। ये क्या है? ये है longitudinal stress, ये क्या है? longitudinal strain। इसी तरह ये क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस, ये वॉल्यूम स्ट्रेन। रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बीटा। आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात बीटा कहलाता है। थर्ड नंबर पे ये देखो राहुल मोबाइल में, ये होता है, ये क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस, ये शेयरिंग स्ट्रेन। रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड बीटा। ठीक, अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति का अनुपात बीटा कहलाता है। अपरूपण विकृति क्या होती है? हाई होती है। ठीक, लिख लो फटाफट। देखता हूँ कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं कैमरे में बोर्ड कट तो नहीं रहा, तो मैं बोर्ड को एडजस्ट कर दूंगा। कंप्लीट आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, एक काम करता हूं, आप इतना कर लो, अभी इतना हो जाए तो बता देना मेरे को, फिर मैं अगली लेक्चर में आपको y का, बीटा का, ईटा का, सिग्मा का, इनका सबका रिलेशन समझा दूंगा। ठीक, तो जो पढ़ाया पढ़ लेना, पूरा ऊपर ही पढ़ेंगे अपन बाद में। बाय बेटा, बाय। कंप्लीट कर लेना। ठीक, बंद करता हूं कैमरे को, करो कंप्लीट आप इसको इतने।